Hello friends and students, I am Akash Srivastava. Most welcome you to my YouTube channel. This video is for NCERT and state boards students and different competitive exam aspirants. If you want to see more videos, subscribe my channel and share my videos to your friends for mine and your self growth. None can gear up you until you think. So look it and understand. This is for you and may help you for gear up your future. Let's start. Hello friends and students, I am Akash Srivastava. Most welcome. Okay friends, welcome to class 10th and this is science subject and this is part of chemistry and our first chapter, the name of chapter is chemical reactions and equations. Now come to the chapter. What is the meant by it? Chemical reactions and equations. Chemical reactions mean by the reaction by which after two reactants when react and forms product, and reacts, and the equation mean the symbolic representation of reactant and products with transitional state is called the equation. Now start this chapter. कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन डेली लाइफ. आपको डेली लाइफ की फॉलोइंग सिचुएशंस को लेना है एंड थिंक व्हाट हैपेंस, और आपको सोचना है क्या होता है. मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. जब आप समर में मिल्क को क्या करते हो, मिल्क इज लेफ्ट, आप मिल्क को छोड़ देते हो कैसे, समर में रूम टेम्परेचर पे. तवा को आप एक्सपोज करते हो या फिर पैन को या फिर नेल को किसमें, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स कैसे फर्मेंटेड हो जाती है. फूड इज कुक्ड, खाने को कैसे पकाया जाता है. ठीक है. फूड गेट्स डाइजेस्टेड, कैसे खाना डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, कैसे हम रिस्पायर करते हैं. अब देखिए ये सारी बातें अब अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम आपको एक एक करके इस चैप्टर के थ्रू डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्या क्या होता है. चलिए पहले आपको बता देते हैं. मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. जब आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पे लेफ्ट करते हो तो मिल्क क्या होता है, मिल्क में एटमॉस्फेयर से डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, साथ में उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज होता है जिसके कारण मिल्क क्या हो जाता है, रॉट हो जाता है. जब आप तवा को, पैन को या फिर नेल को आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हो तो आयरन क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो क्या करता है, रस्ट हो जाता है. ग्रेप्स को जब आप छोड़ देते हो ऐसे तो ग्रेप्स कुछ देर में क्या हो जाता है, रॉट होकर फर्मेंटेट होने लगता है. फूड को आप कुक करते हो, फूड को क्या करते हो, कुक करते हो. तो फूड को कुक करते हो तो फूड में क्या मिलता है आपको, डिफरेंट टाइप की स्वीट वेराइटीज मिलती हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो, उसके टेम्परेचर वेरिएशन स्पाइसेस और डिफरेंट थिंग्स के थ्रू आप क्या करते हो, डिफरेंट वेराइटी के फूड आप ऑप्टेन कर लेते हो इजिली. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, आप जब फूड खाते हो तो फूड हमारी बॉडी में जाता है और बॉडी में जाने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स से बाइल जूस में ये क्या होता है, मिक्स होकर ये क्या हो जाने लगता है, धीमे धीमे 8 to 10 आवर्स में ये डाइजेस्ट होता है. चलिए दोस्तों मैं आपको डाइट के बारे में बता दूं कि अगर आपको नहीं पता तो आपको जो है हमेशा दिन के टाइम पे डाइट अच्छी लेनी चाहिए और नाइट टाइम पे डाइट जो थोड़ी सी कम लेनी चाहिए. इसीलिए कहा जाता है दिन में शेर की तरह खाओ, रात में बकरी की तरह, मतलब थोड़ा सा खा कर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. वी रिस्पायर, और हम लोग सांस कैसे लेते हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं तो वो ऑक्सीजन को इनसाइड लेके जाते हैं और वो ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी बॉडी के डिफरेंट न्यूट्रिएंट और डिफरेंट केमिकल्स से रिएक्शन करती है और फिर जो रॉ मटेरियल होता है वो बॉडी में अलग तरीके से, और जो गैसेस होती हैं वो जो है नोज के थ्रू वापस निकल आती है एक्सहेल होते ही. चलिए चैप्टर पे आते हैं. इन ऑल द एबव सिचुएशन, ये सारी एबव सिचुएशन के बारे में बताया. द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट द चेंज.
ऑब्वियस है कि ये चेंज हो जाती हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक से दूसरे चेंज में चेंज हो जाती हैं। वेन एवर केमिकल चेंज ऑकर, जब कभी केमिकल चेंज ऑकर होता है, वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। यू में परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाई अ केमिकल रिएक्शन, क्या मतलब होता है एक केमिकल रिएक्शन का। चलिए आते हैं, यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी है कि यहाँ पे इसने क्या लिया हुआ, मैग्नीशियम को लिया हुआ है। मैग्नीशियम का एक रिबन था, इसको उसने क्या किया है, बुनसन बर्नर में को हल्का सा टिल्ट करके एक टंग के थ्रू इसको मैग्नीशियम रिबन को क्या किया हुआ था, पकड़ा हुआ था पेपर में रैप करके, इसको बर्न करना चालू किया। जब इसको बर्न करना चालू किया इन्होंने, तो इनको क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक कलेक्ट किया गया। ठीक है, तो लिखा है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर। आपको 3-4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन साफ करना है बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर, आपको सैंड पेपर से रब करके। ठीक है ना। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, आपको पेयर ऑफ टंग्स के थ्रू इसको होल्ड करना है, जैसे इसमें होल्ड किया हुआ। ठीक, बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैंप, आपको स्प्रिट लैंप के थ्रू इसको क्या किया गया, बर्न करवाया गया है। ठीक है। ऑन द बर्नर पर रखा। कलेक्ट द एस सो फाउंड, जो एस इसकी फॉर्म हुई है इसको आपको कलेक्ट करना है। ठीक है ना। इन अ वॉच ग्लास, किसमें, वॉच ग्लास में। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज द पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। ठीक है, जब आप बर्न करते रखिए तो इसको क्या करिए, थोड़ा सा अपनी आंखों को इससे दूर रखिए, या फिर आप ग्लासेस लगा लीजिए। आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। ये कैसे बर्न हुआ, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न हुआ। एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस पाउडर को क्या बोला गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ये कैसे फॉर्म हुआ, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट थी उसके थ्रू ये फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट थी। अब लिया, टेक लेड नाइट्रेट, आपने लेड नाइट्रेट लिया, सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, किसमें, टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन लिया। एंड ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को ऐड किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो। लेड नाइट्रेट मतलब आपसे बात करा जा रहा है PbNO3 की, किसकी, PbNO3 की। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड Ki की बात करें, जब आप इसको इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, Pbi बनेगा और KNO3 बनेगा। ठीक, एज प्रोडक्ट बनेगा ये। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन अ कॉनिक फ्लास्क। देखिए कॉनिक फ्लास्क में थोड़ा सा इन्होंने क्या लिया, जिंक ग्रेनुअल्स को लिया हुआ है। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब या फिर टेस्ट ट्यूब में लेंगे। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रखा जाएगा। ठीक है ना, या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखा जाएगा, और इसको बहुत केयर के साथ हैंडल करके रखना पड़ेगा। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स, क्या आपने ऑब्जर्व किया कुछ हुआ, कहा जिंक ग्रेनुअल्स के चारों तरफ। टच द कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क को टच करिए, और द टेस्ट ट्यूब या फिर टेस्ट ट्यूब को। इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब इसमें जिंक ग्रेनुअल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके टेम्परेचर में क्या होगा, चेंज होगा। फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज, आपको एबव की 3 एक्टिविटीज से क्या पता चलता है। चलिए फ्रेंड्स बताइए। देखिए जो ये आपको नीचे लिखा गया है, यही एक्टिविटीज के थ्रू आपको पता चलता है। फर्स्ट थिंग क्या पता चलती है, चेंज इन स्टेट, क्या होता है, स्टेट में उसके चेंज होता है।
सेकेंड थिंग आपको क्या पता चलता है, चेंज इन कलर, उसके कलर में भी चेंज होता है। इवोल्यूशन इन गैस, क्या होता है, गैस भी निकलती है, एंड चेंज इन टेम्परेचर, और उसके टेम्परेचर में भी चेंज होता है। ये 4 पॉइंट होते ही हैं। As we observe that changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. तो हमको ये देख के पता चलता है कि हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस होती ही रहती हैं। तो जो ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देना बहुत जरूरी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आगे। केमिकल इक्वेशंस, ऐसे केमिकल इक्वेशंस बनती हैं, ये इसका मतलब क्या होता है, चलिए फ्रेंड धीमे धीमे जानते हैं। जैसे आपने मैग्नीशियम का रिबन लिया था, जब आपने इसको बर्न किया तो मैग्नीशियम का रिबन लिया, तो ये प्योर मैग्नीशियम थी ना, ठीक ही नहीं, तो इसको आपने हिंदी में लिखा, इसका आपने इसको लिखा मैग्नीशियम, सॉरी आपने इसको लिखा मैग्नीशियम, ठीक। इसको जब आपने ऑक्सीजन के साथ ऐड किया तो क्या बन गया, ऑक्सीजन के साथ एडिशन हो गया इसका, ठीक। तो रिएक्टेंट बन गया, क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया, ठीक। एंड इसके थ्रू अब इसके बाद क्या हुआ, इसके से एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जिसका क्या नाम दिया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि क्या क्या हुआ है। सबसे फर्स्ट थिंग, इसमें एक प्रोडक्ट था, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 रिएक्टेंट लिए गए थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक। तो अब आपको इसका रिप्रेजेंटेशन भी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए क्या क्या हुआ। यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखी गई है, ये क्या है, आपके रिएक्टेंट है, ठीक है। ये आपके लेफ्ट साइड में हमेशा लिखे जाते हैं, जो आपने किया, जो आपको मिला वो क्या है, प्रोडक्ट है, ये आपका राइट साइड में लिखा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। इसी तरीके से दूसरा भी लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए रिएक्टेंट जैसे 2 मिले हैं तो आप ऐड का साइन लगा के प्लस का लिखोगे, प्रोडक्ट जो अगर 2 मिलेंगे तो आप उसका ऐड का साइन लगा के 2 लिखोगे, ठीक है। और जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है तो दोनों के बीच एक डिफरेंस रहे, इसके लिए क्या लगाया जाता है, एरो लगाया जाता है कि रिएक्शन इस साइड से इस साइड में हुई है, ठीक। राइटिंग है केमिकल इक्वेशन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। ये आपका हो गया मैग्नीशियम, क्या हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, तो मैग्नीशियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Mg है, ठीक। आपको समझना पड़ेगा, ठीक। इसको ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, केमिकल का जो है कंपाउंड, या फिर आप इसको बोलोगे मॉलिक्यूल, ये क्या है, ऑक्सीजन का O2 है, ठीक है। ये रिएक्शन करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है फ्रेंड। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैग्नीशियम सिंगुलर 1 है, कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है। तो ये कैसे इक्वल किया जाता है, ये भी बात आती है कि कैसे आप इसको इक्वल करते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको एक एग्जांपल लिया हुआ है, जिंक सल्फेट और जिंक का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई। ये कैसे हुआ, देखिए आपका हो गया जिंक, ठीक। जिंक को रिएक्शन कराया गया H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक। तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है,
ZnSO4 जिसको जिंक सल्फेट बोला गया, ठीक। और इससे गैस निकली हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। अब आप समझिएगा, जिंक, अब आप इस साइड को क्या लिखते हो? रिएक्टेंट। इसको क्या लिखते हो? प्रोडक्ट। तो जिंक के का इस साइड में कितने एटम हैं? सिंगुलर 1। इस साइड कितना है? 1 है। हाइड्रोजन की बात करिए, हाइड्रोजन का इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन का 2 है। सल्फर का इधर सिंगुलर 1 है, इधर भी सल्फर सिंगुलर 1 है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करिए, अब उसके बाद आप ऑक्सीजन की बात करिए, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है। मतलब आप देखिए, जितना जिंक रिएक्टेंट में हो उतना ही प्रोडक्ट में है, जितना हाइड्रोजन रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में है, जितना सल्फर रिएक्टेंट में हो उतना ही प्रोडक्ट में है, जितना ऑक्सीजन रिएक्टेंट में हो उतना ही प्रोडक्ट में है। मतलब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड है। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब आप नेक्स्ट लेते हैं। आपने नेक्स्ट लिया Fe प्लस H2O, ठीक। अब आपने इसमें क्या करना है? Fe को H2O के साथ रिएक्शन कराया तो आपका बना Fe2O4 Fe3O4 प्लस H2। अब आपको इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के पहले हमको एटम्स का काउंट कर लेना पड़ेगा, कितने कितने एटम्स हैं। सबसे पहले देखिए Fe का कितना है। Fe का इधर सिंगुलर 1 एटम है, इधर 3 एटम है। हाइड्रोजन का इधर 2 है, इधर भी 2 है, ठीक। ऑक्सीजन का इधर हो गया 1 और इधर 4 हो गया। अब आप इसको कैसे बैलेंस करोगे? चलिए आते हैं फर्स्ट स्टेप। आप देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करते हो। जैसे आप स्टेप फर्स्ट लिखोगे, आपको पता होना चाहिए कैसे करोगे आप। स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना होगा कि अब आप देखो कि आप कौन सी चीज़ को बराबर करोगे तो ये चीज़ बराबर होगी। FeO और H लिखा हुआ है। आप सबसे पहले आप कोई ऐसा मैटर लो जिसको बराबर करने से क्या मिल जाए? ये बराबर हो जाए। तो आप क्या मल्टीप्लाई करना पसंद करोगे? बताइए फ्रेंड्स, क्या मल्टीप्लाई करना पसंद करेंगे आप? आप कहेंगे कि जो है यहाँ पर ऑक्सीजन में 4 मल्टीप्लाई किया जाए। क्या किया जाए? यहाँ ऑक्सीजन में 4 मल्टीप्लाई किया जाए। तो जब आप ऑक्सीजन में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? Fe प्लस 4H2O होगा। तो इसमें 4 मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 4 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऑब्वियस है, दोनों साथ में है। तो Fe3O4 हो जाएगा प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए Fe कितना है? Fe यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, ठीक। अब आप नेक्स्ट आएंगे। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? इसमें आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर हाइड्रोजन में 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और Fe यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखिए क्या करते हैं। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस स्टेप में आप क्या लिखोगे? इसको इसके आगे देखिए, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। आप लिखोगे 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब आप इसमें देखिए स्टेप 2 में करने पर क्या आप इसको बैलेंस कर पाए हो? Fe यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 8 हो गया एटम। ऑक्सीजन की बात करिए तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है। नाउ दिस इज बैलेंस्ड।
चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। ये आपका बैलेंस हो गया। एक और गैस का एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं हम। रिएक्शन हुई आपकी, कार्बन मोनोऑक्साइड था, इसको 2H2 के साथ H2 के साथ रिएक्शन कराया। यहाँ पर CH3OH बन गया। क्या बन गया? इतना बन गया। ठीक है, तो अब आगे कैसे होगा देखिए। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 है। यहाँ पर कार्बन कितना? 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? यहाँ हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। बस आपको ये देखिए, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर दिख रहे हैं, ये भी बराबर दिख रहा है, डिफरेंस यहाँ पे। तो आप इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो CO + 2H2 और इससे बन गया CH3OH। ठीक, I hope you enjoyed this video very much. For taking regular updates, add our playlist to your YouTube. This is not end, it's just beginning. So start your journey with us. To understand better to this video, replay it and revise it. Goodbye. I hope you